सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। पाकिस्तानी मैशियत क्यों तरक्की नहीं कर रही? सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि मैशियत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जिस तरह पीटीआई ने इस्तीफा में जल्दबाजी की और इसी तरह वापसी में भी वो जल्दबाजी कर रहे हैं कि वापस आ जाएं असेंबली के अंदर, यानी कि पहले इस्तीफा, फिर हुकूमतों से यानी कि सूबाई हुकूमतों से बाहर आना, फिर जेल भरो तहरीक, अब फिर वापस आना। मतलब पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कोई नजर नहीं आ रही। वैसे तो कंफ्यूजन एक नजर आ रही है। मुल्क के अंदर इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, जनरल इलेक्शन की जो बात की जा रही है कि अपने टाइम पे होंगे, और नून लीग के अंदर एक बड़ी खिचड़ी, यानी कि कैप्टन सफदर, रिटायर्ड कैप्टन सफदर ने जो बात की है कि मरियम नवाज का मुस्तकबिल में करीब में वजीर आजम बनते नजर नहीं आना, यानी कि उनको तो बड़ी एक तनबीह की है, उन्होंने सरजनिश की है, और उनको बहुत ही हद से ज़्यादा आज के ये मौजू है मुल्क के अंदर सियासी मुआशी बहरान के हवाले से हुक्मरानों को, यानी कि सियासतदान हुक्मरान हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, गवर्नमेंट से बाहर हो, इदराक नहीं है। मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, एमक्यू पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, एमएनए रह चुके हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। और मुझे ज्वाइन किया है उज़मा रियाज जदून साहिबा, एमएनए है पीटीआई की। मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। मैडम, आपसे शुरू करूंगा। मैशियत तरक्की नहीं कर रही, बहुत से मसाइल हैं, हुक्मरानों को, सियासतदानों को मुआशी और सियासी बहरान का इदराक नहीं है, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मधु करने का, और उसके बाद आज बल्कि एक सुबह में भी एक प्रोग्राम हो रहा था और मैं उन्हें भी यही बात कह रही थी कि अगर हम पिछले साल के टॉक शोज़ निकाल लें और उससे पिछले साल के टॉक शोज़ निकाल लें तो कम बेश हम यही चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। मईशत हमारी डूब गई है, हमारे नौजवानों को नौकरियां मुयस्सर नहीं हैं, पब्लिक सेक्टर हमारा बिल्कुल बैठ गया है, कोई चीज़ ऐसी है, एनर्जी क्राइसिस है, ये सब चीज़ें हैं। ये ऐसी क्या वजह है कि हर साल हम यही बात करते हैं और हर साल हुकूमतें भी आती हैं, हुकूमतों में कोई एक ऐसी सीट भी मौजूद नहीं है जो कि खाली हो, जिसकी वजह से हम ये कहें कि ये इसकी वजह से हम लोग जो हैं प्रॉपर जो है डिसीजंस नहीं ले सके। अभी जो हुकूमत आई हुई है इसमें भी कोई ऐसी सीट खाली नहीं है। बात सिर्फ ये है कि आपकी विल नहीं है काम करने की। जब तक ये विल नहीं आएगी, जब तक के कैरेक्टर के लोग नहीं आएंगे, हम और आप इसी तरह से बातें करेंगे और इसी तरह से नाउमीदी की बातें करेंगे। मैं ये समझती हूँ कि अब आवाम को ये बात समझ लेना चाहिए कि uनकी ख्वाहिशात की तकमील वही शख्स कर सकता है जिसके दिल में आवाम का दर्द हो, जिसके दिल में इस मुल्क का दर्द हो, जो ये समझे कि ये मुल्क है तो हम हैं और ये मुल्क नहीं है तो फिर हम में से कोई भी नहीं है और फिर ये सियासत भी नहीं है। हमने ये देखा पिछले अदवार में जिस तरह की सियासत हुई है, जिस तरह से गालम गलोच का एक सिलसिला शुरू हो गया है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होना शुरू हो गई है। इससे ना सिर्फ मुल्क की साख को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि मैं ये समझती हूँ कि ये हमारी डेमोक्रेसी को भी नुकसान पहुंच रहा है। और अब तमाम जितने सियासतदान हैं उनको चाहिए कि होश के नाखून लें और मैच्योर पॉलिटिक्स करें। सही, मैं आपकी तरफ आऊंगा उज़मा साहिबा। आप कहेंगे इदराक नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं कि मुल्क के अंदर मैशत किस तरह है, सियासत किस तरह है, इदराक नहीं है। हुक्मरानों को भी इदराक नहीं है कि मुल्क के अंदर एक मैशियत और माशी सियासी एक बहरान है, कैफियत बड़ी खतरनाक बनती जा रही है, क्या कहेंगी? इम्तियाज साहब, जिस तरह से भी मेरी बहन ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि पिछले अदवार में भी हम यही सुनते रहे कि पाकिस्तान की मईशत तबाही की तरफ जा रही है और पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर को देखें कि फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहते हैं कि जो पिछली हुकूमतें थीं जो 2013 की थी और 2013 के बाद जो हुकूमतें रहीं, फिर 2018 में जो हुकूमत आई, इन तमाम हुकूमतों को अगर कंपैरिजन करें तो बहुत सी जो पार्टीज हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो लोगों के सामने आ जाती है। और इसमें कोई शक नहीं कि इससे पहले पीटीआई के आने से पहले सिर्फ पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही हुआ करते थे और इन दोनों के दरमियान मुकाबला भी होता था।
और ये दोनों ही ना सिर्फ एक दूसरे के पेट फाड़ के पैसे निकाला करती थी, बल्कि चौकों पे लटकाने की भी ये बातें किया करते थे। जब पीटीआई थर्ड पार्टी आई, लोगों के पास एक ऑप्शन आया कि ठीक है जी, एक थर्ड पार्टी आई, और थर्ड पार्टी को भी 2018 के इलेक्शन में जब हुकूमत मिली तो फैक्ट्स एंड फिगर सबके पास मौजूद हैं, सबको पता है कि 2 महीने के रिजर्व होते हुए किस तरह से खान साहब ने पाकिस्तान की माशी पॉलिसीज को बनाया, और 3 सालों के अंदर जबकि 1 साल हमने हुकूमत की, और जब हमने अपने रेमिटेंसेस इंक्रीज किए, अपने फॉरेन रिजर्व्स इंक्रीज किए, और थोड़ा सा हमने पैसा इकट्ठा करके जब अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई, तो फिर कोरोना आ गया। कोरोना वो जिसने पूरी दुनिया की मईशत को तबाह करके रखा, उसके बावजूद खान की ये पॉलिसीज थी कि पूरी दुनिया ने खान की पॉलिसीज को अप्रिशिएट किया। डेवलपमेंट कंट्रीज की जो माशी हालात थे वो खराब हो गए थे, हमारे नेबरिंग कंट्रीज के आप हालात देखें, और उनके मुकाबले में जो ऑलरेडी हम मुश्किलात का सवाल के मुब्तला थे, उसके बावजूद हमने इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ लेकर गए, और हम अपनी जीडीपी को 6% पे लेकर आए। अब आप देख लीजिए कि फिर उसके बाद हम पर ये इल्जाम लगा कि जी हम नालायक और नाअहल लोग हैं, और ये जो लोग जो 14 जमातें हैं सिर्फ खान साहब के अगेंस्ट सारी इकट्ठी हुई, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी हम संभालेंगे और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हम बनाएंगे। जब ये आए तो आप देख लें कि जो महंगाई का तूफान पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है, आज पेट्रोल की कीमत देखें, डॉलर की कीमत देखें, इंडस्ट्री देखें किस तरह से बंद हो रही है क्योंकि बिजली इतनी महंगी है, गैस नापैद होके रह गई है, लोगों को गैस और बिजली मुहैया नहीं की जाती, इंडस्ट्री हमारी बंद हो गई, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जवाल पजीर हो गया, एक्सपोर्ट हमारी खत्म हो गई, मजदूर की मजदूरी खत्म हो गई। ये वो लायक और अहल लोग थे जिन्होंने आके पाकिस्तान की इकोनॉमी को महंगाई को रिवर्स गियर लगाना था, और तरक्की को उन्होंने 5वें गियर में लेकर जाना था। आज आप देखें कि महंगाई को रिवर्स गियर की जगह ये भूल गए कि इन्होंने महंगाई को 5वें गियर में लेकर चले गए और तरक्की गियर रिवर्स में लेकर आ गए हैं। सही। मैं एक सवाल और करूं, एक सप्लीमेंट्री सवाल आपसे करूं। जेल भरो तहरीक, एक तरफ तो जमानतें हो रही हैं और जमानतों पे रिहाई हो रही है आपके रहनुमाओं की, और दूसरी तरफ आप कारकुनों को कह रहे हैं कि आप तैयार रहें, आपको कॉल दी जाएगी, आप जेल भर दो। आपको लग रहा है कि ये सिर्फ टोकन एहतजाज होगा या प्रेशर डाला जा रहा है, धमकी दी जा रही है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होगा? देखें, जितना प्रैक्टिकल काम पीटीआई ने किया है इस वक्त 14 जमातें काम नहीं कर सकती। जितने कामयाब जलसे इमरान खान ने किए हैं, ये 14 जमातें मिलकर एक कामयाब जलसा नहीं कर सकी। बात यह है कि जी इस वक्त पीटीआई के तमाम सियासी और जो हमारी हाई लीडरशिप है उसको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, उन्हीं लोगों को पकड़ा जा रहा है और उनके ऊपर एलिगेशंस लगा के, और जो एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज करते हैं उनके नाम तक नहीं मालूम होते कि जी किसने एफआईआर इनके खिलाफ की गई, और उन एफआईआरों के ऊपर एकदम काम किया जाता है और बंदों को उठा लिया जाता है। इसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के सिलसिले में खान साहब ने ये प्लान किया कि ठीक है जी, जब आप तमाम लोगों को पकड़ रहे हैं बगैर किसी सबूत के, नजर आ रहा है पूरे पाकिस्तानियों को कि पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो खान साहब ने कहा ठीक है जी, आप तमाम लोगों को पकड़ें, जो पीटीआई के जितने भी हाई लीडरशिप है उसको पकड़ें, और उसके साथ जितना पीटीआई का वोटर सपोर्टर है उसको आप पकड़ें। तो जाहिर है जिस वक्त हमारी हाई लीडरशिप जेलों में जाएगी और 22 करोड़ अवाम जब जेलों के अंदर होगी, तो फिर इनको भी पता चल जाएगा कि जी जेल भरो तहरीक जब शुरू होती है तो फिर क्या होता है। ना तो हमने इस चीज को खुदा ना खास्ता प्रेशर के लिए इस्तेमाल किया, ना ही हम खुदा ना खास्ता इनको धमकी दे रहे हैं। ये रियलिटी है कि जो हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज किए जा रहे हैं, तो ठीक है, फिर तमाम जितनी पीटीआई की लीडरशिप है वो भी जेलों में जाएगी और पीटीआई का वोटर सपोर्टर भी सही। मैं आपकी तरफ आऊंगा। आपको लग रहा है कि जेलों में जाना बड़ा मुश्किल है? नजरियाती कारकुन जाता है, लीडरान पहले जाते हैं, बाद में कारकुन जाते हैं। आज के दौर में एक तो पीटीआई कह रही कि लोग हमारे जेल भर देंगे, एक तो ये बात, दूसरी बात विक्टिमाइजेशन की बात करें, इसके दौर में विक्टिमाइजेशन आपको याद, आज की मैशियत के बारे में अगर बात किया जाए, पिछला जैसे आपने बात की, हर दौर के अंदर हालात तो बेहतर नहीं है, कहीं ज्यादा खराब थे, कहीं
ज्यादा कम थे, लेकिन हालात खराब ही तो रहे हैं। मेरी बहन टेलीफोन लाइन पे है, मैं इनको पर्सनली जानती नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि सियासत में चंद एक ही ख़वातीन हैं जो कि सियासत में आई हुई हैं, तो मेरे ख़्याल में हमें एक दूसरे को सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, लेकिन तस्सीह भी करनी चाहिए। जहाँ तक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात है, माजी में भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई हैं, लेकिन बहुत माजरत के साथ। जितनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पीटीआई की गवर्नमेंट में हुई है, इतनी कहीं भी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। जिस तरह से अब मसला ये है कि इस प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने ये बात कर दी थी कि ये जो जितने मसाइल हैं, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, हमने जो सियासत है उसको इंडिविजुअलिटी में ले गए हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस शख्स ने मेरे साथ बुरा किया, तो मैं अब जब आऊँगा हुकूमत में तो मैं इसके साथ बुरा करूँगा। तो ये जब सोच हो जाएगी तो फिर हम आवाम के लिए नहीं सोच सकते। हमें इससे मुबर्रा होके सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेके आने पड़ेंगे। जो हो गया मैं ये समझती हूँ उसको भूल जाएं, लेकिन जो फ्यूचर है उसको किस तरह से हमने प्लान करना है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठें, सर जोड़ के बैठें और उसमें देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, कुछ लोग बहुत बुरे हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे हैं। पीटीआई में भी बहुत से लोग बहुत कॉम्पिटेंट हैं और मैं ज़ाती तौर पे उनको जानती हूँ और मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि खान साहब को उनको साथ बिठाना चाहिए जो उनके कॉम्पिटेंट लोग हैं, और एक पॉलिसी बनाएं और उस पॉलिसी पे चले। इस तरह की अगर बात करें कि जी हम आज असेंबली में नहीं जाएंगे, कल हम असेंबली में जाएंगे, तो इससे आपका इमेच्योर बिहेवियर शो होता है। आपके जहन में क्या प्लान है ये कोई नहीं देख रहा, आप क्या करना चाह रहे हैं ये कोई नहीं देख रहा। जो आप सामने दिखा रहे हैं लोगों को कि हम असेंबली में जा रहे हैं, हम असेंबली में, तो मैं ये समझती हूँ कि एक सियासत का एक अदना सा जो है स्टूडेंट होने के नाते ये चीज़ें सूट नहीं करती। हमें ये चाहिए कि हमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ पे काम करना चाहिए। हमें ये देखना है कि हमारे जो हमने पाकिस्तान 1947 से आज तक जितने हमने शहर आबाद हुए वो उतने ही आबाद हैं। हमने कोई नया शहर नहीं आबाद किया। हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, नए शहर आबाद होंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपकी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो ही ये मसाइल हल होंगे। आप इंपोर्टेड जो बाहर से जो चीज़ें आती हैं उनको छोड़ के आप अपनी पाकिस्तानी मसनूआत को प्रेफर करना शुरू करेंगे, तभी मसाइल हल होंगे। हाँ, इसमें मसाइल बिल्कुल, इसमें टाइम लगेगा। कोई भी गवर्नमेंट आएगी, एक दिन में ये नहीं हो सकता, एक साल में नहीं हो सकता, 5 साल में भी नहीं हो सकता। इट विल टेक टाइम, लेकिन इसको सब्र के साथ हमें काम करना पड़ेगा और कैरेक्टर के लोगों को आना पड़ेगा। इन चीज़ों को छोड़ दें कि उसने क्या किया वो बुरा है। हमें पता है, अवाम को भी पता है कौन करप्ट है, किसने कितने पैसे मुल्क में से बाहर निकाले, कितनी जायदादें हैं बाहर। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता, सबको पता है, आपको भी पता होगा। लेकिन हमें इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ये पेटी इश्यूज से बाहर निकल के हमें ये देखना है कि हमने मईशत को किस तरह से उसकी गाड़ी को चलाना है। उसके लिए अगर हमें कोई कुर्बानी देना पड़ती है तो हम देंगे बिल्कुल, क्योंकि हम अवाम से हैं और अवाम हमसे है। मैं आपकी तरफ आऊंगा उस्मा साहिबा। आपके दौर में जिस तरह इशारा दिया है, मैं तो खुल के आपको बात कर रहा हूं, कौन सा ऐसा दूसरी पार्टी का रहनुमा नहीं था जो जेल में नहीं गया आपके दौर में? आपके दौर में गए। नेब के हवाले से जो कहा जाता था वो आपके दौर में जिस तरह नेब इस्तेमाल हुई है वो भी आपको पता है, मुझे पता है आपको। और जेल भरना बहुत मुश्किल काम है। आपने कहा था 10 लाख लोग लेके जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ और इस्लामाबाद से वापस आएंगे इस्तीफा लेके, गवर्नमेंट को गिरा के, लेकिन आपने अपनी गवर्नमेंट गिरा दी और खुद वापस चले गए। आपने ऐलान किया कि हम गवर्नमेंट से बाहर आएंगे। क्या कहेंगे? इम्तियाज साहब, बड़ी अच्छी आपने बातें की और आपने कहा कि जी हमारे दौरे हुकूमत में बहुत से लोगों के ऊपर केसेस बने थे। आप मुझे बताएं, नैब को बनाने वाला कौन था? एफआईए के अंदर मुकदमे किसने एक दूसरे के खिलाफ किए थे?
क्या वो खान साहब ने मुकदमे किए हुए थे? ये तो इन्हीं लोगों के मुकदमे थे, ये इन्हीं लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग थी, ये इन्हीं लोगों के केसेस थे, जो करप्शन के केसेस थे, जो नैब में भी थे और एफआईए में भी थे। ये खान साहब ने किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी, किसी के खिलाफ शिकायतें नहीं की थी। ये इन्हीं लोगों के, ये जो पीडीएम के आज शीरो शक्कर बन के और बेस्ट फ्रेंड बन के जो बैठे हुए हैं ना, ये इन लोगों के मुकदमा थे जो एक दूसरे के खिलाफ बनाए हुए थे और उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हो रही थी। कोई आप ऐसा मुकदमा बता दें जो खान साहब ने या पीटीआई की गवर्नमेंट ने इस मुकदमे के अंदर इन्वॉल्व राणा होकर सनावला के ऊपर मंशियात का केस देखें आपने बनाया, इसमें राणा सनावला के ऊपर मंशियात का केस आपने बनाया। देखें जी, उसके ऊपर भी आपको ये सारी बात बहुत अच्छी तरह से पता है। मैं अब ये लाइव प्रोग्राम में वो बात दोहराना नहीं चाहती कि वो केस कैसे बना, किसके कहने पे बना, उसके लिए फवाद चौधरी ने क्या कहा केस के लिए, देख लेना, सुन ले वो जो चीज थी वो आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता है। उस केस के अलावा आप मुझे बता दीजिए ना कोई केस, कोई इस तरह से कर दीजिए ना। तो ये छोड़ दीजिए ये किसने बनाए, कैसे बनाए और क्यों बनाए, ये आपको भी पता है, मुझको भी पता है और इस अवाम को भी पता है। और इस वक्त जिस तरह से मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात की कि कैरेक्टर के लोगों को आगे आना चाहिए और कैरेक्टर के लोगों के पास गवर्नमेंट होनी चाहिए जो पाकिस्तान का सोचें, जो अपनी नस्लों का या अपनी जात का ना सोचें। आजकल हमारी बदकिस्मती ये है कि पॉलिटिक्स के अंदर वो लोग हैं जो सिर्फ अपनी जात का सोचते हैं, अपने लिए पैसा बनाते हैं, अपनी औलाद के लिए पैसा बनाते हैं, अपने खानदानों को फैसिलिटेट करते हैं। अगर हम कैरेक्टर के लोग लेकर आ जाएं जो इकोनॉमी को संभालने लगते हैं और जो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तान का जब नाम रोशन करने लगते हैं ना, तो उन्हीं के खिलाफ साइफर भी आते हैं और उन्हीं के खिलाफ साजिशें भी होती हैं और उन्हीं को उठा के बाहर निकाला जाता है। तो बात ये है, मैं अपनी बहन से बिल्कुल एग्री करूंगी और मैं इनकी बात से इस बात पे भी एग्री करूंगी कि देखें बहुत कम खवातीन हैं जो सियासत के अंदर जाती हैं और सियासत के अंदर उनको काम करने का मौका मिलता है। जाहिर है सियासत में वही आ सकता है जिसको फैमिली की सपोर्ट भी हो और पार्टी की सपोर्ट भी हो। मैं बिल्कुल अपनी बहन से एग्री करती हूँ और मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी, हाँ अगर किसी के अंदर कोई खराबी है तो उसको एक तहजीब के दायरे में रह के अगर उसको क्रिटिसाइज किया जाता है या उसके पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है तो दूसरे को बर्दाश्त भी करना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर इस किस्म की कोई बात हो रही है और अगर ये सच्ची बात है तो उस चीज को अपने अंदर से खत्म करें। क्योंकि सियासतदान जो होते हैं वो सियासत सिर्फ इसलिए नहीं करते कि उन्होंने अपने लिए माल बनाना है या उन्होंने मुनाफकत करनी है। सियासत को अगर हम इबादत समझें, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की कौम के लिए बेहतरी के लिए अगर हम करेंगे तो ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला दिनों में तरक्की करेगा। लेकिन मेरी बहन वाली बात है, नीयत का फुकतान है। अगर नीयतें हमारी ठीक हो जाएं और हम अपनी जात को माइनस करके सिर्फ हुकूक उल इबाद की बात करें और हुकूक अल्लाह को अदा करें साथ साथ, तो ये पाकिस्तान जी बड़ी जरखेज मिट्टी है, इसकी बड़े जरखेज लोग हैं, ये बड़े काबिल लोग हैं, ये पाकिस्तान को बहुत जल्द तरक्की की राह पे लेकर जाएंगे। जी डॉक्टर साहिबा, हर कोई यही कहता है कि तमाम बहुत इश्यूज हैं, हम पाकिस्तान के लिए सियासत करनी चाहिए, मसाइल का पता है, हमें सब चीजें एक साइड रखकर मुल्क का सोचना चाहिए, पब्लिक का सोचना चाहिए। जब प्रैक्टिकली वो होते हैं तो वो दूर दूर उनके अपने जाती मफादात होते हैं, मुल्की मफादात तो नहीं होते। देखिए पहली बात तो ये है कि हमने डेमोक्रेसी को समझा ही नहीं है। हमारे ना तो डेमोक्रेटिक रवैये हैं, ना हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी इन अ ट्रू सेंस इस मुल्क में आए। बहुत माजरत के साथ बड़ी कड़वी बात है। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्या वहाँ जमहूरियत है? आप हर शख्स को देखेंगे कि वो कहेगा कि मेरी पार्टी सबसे अच्छी है, सबसे आला और अफजल है और वो फरिश्तों की पार्टी है, उसमें कोई शख्स बुरा नहीं है। लेकिन आप देखिएगा कि उन्हीं के जो है केसेस बने हुए हैं, नैब के केसेस उन पे हैं, करप्शन के केसेस उन पे हैं, क्या क्या उन्होंने नहीं किया हुआ। बात सिर्फ ये है कि हम जो वही बात मैं फिर दोहराऊंगी कि अब वक्त तब्दील हो गया है। अब ये वक्त आ गया है कि जो कैरेक्टर के लोग हैं उनको आना चाहिए सामने, चाहे उनको इसकी कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े वो सामने आए, काम करें।
یہ جو گھسی پٹی سیاست ہے، یہ جو فیملی پالیٹکس ہے، اس کو اب ختم ہونا چاہیے. بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا. عظمیٰ ریاض زیدون صاحبہ آپ نے ٹائم دیا. بریک کا ٹائم کا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے.